मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 14.2 ये दूसरा टॉपिक है हम लोगों का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन कौन से एनिमल जो होते हैं उनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे कैसे ब्रीदिंग होता है। ठीक है, mechanism of breathing. Breathing involves stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. ब्रीदिंग जो है दो स्टेप में होता है, यानी एनसीईआरटी कह रही है कि ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, ब्रीदिंग दो स्टेज में होता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एक्सपीरेशन बाय विच एल्वेलर एयर इज रिलीज आउट। इंस्पिरेशन में हम जो है एयर जो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, लंग्स में भरते हैं, और एक्सपीरेशन में वो आउट कर देते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between lungs and atmosphere। यानी कि ये जो होता है वो क्यों होता है, ये जो जैसे कि मान लीजिए कि इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपिरेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो जो हम लोग हवा अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर, वो बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डिसाइड करता है कि मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है और आपके लंग्स में प्रेशर क्या है, एयर का प्रेशर क्या है। अगर एयर का प्रेशर लंग्स में कम है तो लंग्स में कम है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो एयर लंग्स के अंदर जाएगी, और एयर का प्रेशर लंग्स में ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है तो एयर बाहर आएगी। वही बता रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है उस वही यही डिसाइड करता है कि कब एयर अंदर जाएगी, कब एयर बाहर आएगी, मतलब कब इंस्पिरेशन होगा, कब एक्सपिरेशन होगा। ठीक है, अब कह रहा है इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर, हाँ वही बात कह रहा है कि इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, i.e. there is negative pressure in the lungs with respect to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो ये सिंपल ये कह रहा है कि जो हमारे लंग्स के अंदर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो निगेटिव मतलब कम है एटमॉस्फेयर से, तो सिंपल एयर विद इन द लंग्स जाएगी। ठीक है, सिमिलरली expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। उसी तरह से एक्सपिरेशन जो है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का प्रेशर जो हाई हो जाएगा एटमॉस्फेयर से तो हवा जो है लंग से बाहर आ जाएगी। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि लंग्स में यदि प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेयर से हवा अंदर जाएगी, और लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है तो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो हवा बाहर आएगी। सिंपल यही कहना है। ठीक है, द डायफ्राम and the specialized set of muscles, external and internal intercostal muscle between the ribs, help in
जनरेशन सच ग्रेडियंट, यानी कि जो हम लोग का थोरैकिक चैम्बर होता है उसमें जो सेट ऑफ मसल्स जुड़े हुए हैं वही जो है मेनली इन्वॉल्व होते हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर जनरेट करने के लिए कि लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा कि लंग्स के अंदर कम प्रेशर होगा, मतलब एयर का कौन सा कैसा प्रेशर रहेगा ये डिसाइड कौन करता है। द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेटअप मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल intercostal between the ribs help in generation such gradient। ठीक है, inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis। ठीक है, यानी ये कह रहा है इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जो हमारा डायफ्राम मसल होता है जो थोरैकिक चैम्बर का नीचे से पार्ट होता है डायफ्राम, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक चैम्बर इन द एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। अब एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस मतलब हेड टू टू मतलब सर से पैर की तरफ जो एक्सिस होता है वो उस डायरेक्शन में हम लोगों का उस डायरेक्शन में जो है जो लंग्स जो है एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक, देखते हैं द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो मसल लिफ्ट जो रिब्स होता है वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड करता है। ठीक है, स्टर्नम काजिंग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक चैम्बर इन द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, यानी कि सिंपल ये कह रहा है कि देख लीजिए ये डायग्राम देखिए आप लोग। ठीक है, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये पूरा हम लोग का डायग्राम है। ठीक, अभी ये जो डायफ्राम मसल है यहाँ पे, ये डायफ्राम मसल ऐसे है, ये नॉर्मली रहता है तो थोड़ा सीधा रहता है। ठीक, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड यानी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब नीचे की तरफ, ये सीधा रहता है थोड़ा नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये एरो दिखा रहा है ना आपको नीचे की तरफ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम मसल नीचे की तरफ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है। और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ट, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये आउटसाइड की तरफ ऐसे एक्सपेंड करता है। ठीक है, ये नीचे एक्सपेंड कर रहा है और ये साइड में कर रहा है, तो इससे जो हमारा ओवरऑल ये जो इसमें होगा उसका एक्सपेंड करेगा, लंग्स एक्सपेंड करेगा तो एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो एयर इंटरिंग इन द लंग्स। ठीक है, ऐसे यही है, आगे देखते हैं। ठीक, द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम cause सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि जो ओवरऑल इन थोरैकिक वॉल्यूम में जब एक्सपेंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और वो स्टर्नम और एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ, मतलब कि एक्सपेंड हुआ, एरिया बढ़ाएगा तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही। अब ये कह रहा है कि an increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which force the air from outside to move in the lungs, यानी कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका जब वो एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसके अंदर प्रेशर कम हो रहा है, जब प्रेशर कम हो रहा है तो बाहर से हवा अंदर आ रही है, यानी कि बाहर से हवा अंदर आ रही है
विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव इनटू द लंग्स, जो कि जब प्रेशर कम हो रहा है तो बाहर से हवा लंग्स में भर रही है, और इसी को बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, फिगर 14.2a, यही है फिगर 14.2a। ठीक है, यही इंस्पिरेशन ये वाला दिखा रहा है। ठीक, यानी कि सिंपल ये कह रहा है कि जो डायफ्राम मसल होता है, ये डायफ्राम मसल होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक, और जो रिब्स है और स्टर्नम है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका डॉर्सोवेंट्रल, ये दिया ना डॉर्सोवेंट्रल, ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये सब कुल मिला के जब एयर प्रेशर कम हो जा रहा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जा रहा है, तो हवा एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to the normal position and reduce the thoracic volume, thereby the pulmonary volume। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मसल, कॉन्ट्रैक्ट होकर जब वॉल्यूम बढ़ा था, वो जब अपने नॉर्मल पोजीशन रिलैक्स में आता है तो रिटर्न डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरैकिक वॉल्यूम। जिससे थोरैकिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। जब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी एरिया कम हो रहा है, तो प्रेशर जाहिर सी बातें बढ़ेगी। तो दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, काजिंग एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, आई एक्सपीरेशन। यानी कि जब एरिया कम हो रहा है लंग्स का तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो लंग्स है, लंग्स से एयर जो है बाहर आ जाएगी। इसी को एक्सपीरेशन बोला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन। यानी कि कुल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में यही दो तीन मसल्स है जो काम में आती हैं। जैसे डायफ्राम हो गया, और ये डायफ्राम हो गया, देख लीजिए डायग्राम में देख लीजिए, ये डायफ्राम रिलैक्स इन आर्क अपवर्ड। डायफ्राम जब रिलैक्स हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे रिलैक्स हो, इसका नॉर्मल पोजीशन है ये ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये जो रिब एंड स्टर्नम ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है, लंग्स का वॉल्यूम कम हो रहा है। जब लंग्स का वॉल्यूम कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से एयर जो है बाहर चली जाएगी, वही एक्सपीरेशन होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन से डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे है इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होती है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक, और जब इंटरकॉस्टल मसल और स्टर्नम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen। यानी हम लोग के एब्डोमेन यानी कि पेट में जो भी मसल्स है, जो एक्स्ट्रा मसल्स है, उसके हेल्प से हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का स्ट्रेंथ जो है, मतलब कि उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। ठीक है, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। यानी कि एक हेल्दी ह्यूमन जो है, ऑन एन एवरेज एन हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम
पर ब्रीथ, यानी कि 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता है एक हेल्दी ह्यूमन। ठीक, अब एनसीईआरटी कह रही है कि the volume of air involved in breathing movement can be estimated by using spirometer, which help in the clinical assessment of pulmonary function। आपका लंग्स कैसे मतलब काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, इसका वो मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको स्पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा स्पायरोमीटर के बारे में कि हम लोगों का लंग्स का वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, इसको किससे नापा जाता है, स्पायरोमीटर से। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको भी देखते हैं। मान लीजिए कि आप नॉर्मल कंडीशन में सांस ले रहे हैं। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं ये क्या रहा है। ठीक है, टाइडल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, यानी कि हम लोग का लंग्स कितना हवा ले रहा है, कितना नहीं ले पाएगा, क्या इसका सिनारियो है, तो देखते हैं। पहले टाइडल वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml। मतलब कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, जैसे हम लोग कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, जो हम इंस्पायर मतलब अंदर ले रहे हैं और जो एक्सपायर कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं हवा, उसी को ये वो बता रहे हैं। ठीक है, उसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि जो भी पूरा मतलब जोर लगा के, जितना भी आप वो है जोर लगा के एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर मतलब अंदर ले रहे हैं हवा, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहा है। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लेते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ठीक, मतलब कि फोर्सिबल एक्सपिरेशन, फोर्स लगा के आप जो भी एयर लंग से बाहर निकाल रहे हैं उसी को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या कह रहा है? रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी कि जो वॉल्यूम है हम लोग के लंग्स में रह जाती है, रिमेनिंग रह जाती है, जो हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन करके जो निकाल रहे हैं, उसको हवा निकाल रहे हैं एयर लंग्स से, तो जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाती है, बची रह जाती है, उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जा रहा है। ठीक है, by adding up a few respiratory volume described above, one can describe various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis। यानी कि यही जो 2-3 हम लोग पढ़े हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इन चारों को मिला के हम लोग जो लंग की कैपेसिटी बनाते हैं, जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के काम आता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये हो गया, ये चारों मिला के हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटी बनाते हैं। ठीक, देख लेते हैं कैपेसिटी क्या 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 है, कौन कौन सी कैपेसिटी है। पहला कह रहा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं, उसी को बोला जा रहा है
दिस इंक्लूड जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, यानी कि जो नॉर्मल एक्सपीरेशन करें उसके बाद जो हवा ले रहे हैं उसी को हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें टीवी और आईआरवी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया जाता है, ऐड करके इसको बनाया गया। ठीक, अगला देखते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, लेकिन कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो हम लोग एक्सपायर करते हैं हवा, उसी को एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इस टाइडल वॉल्यूम में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया गया, तो ये बन गया हम लोग का एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक, अगला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर, volume of air that will remain in the lungs after normal expiration. This include ERV plus RV, expiratory reserve volume प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनाया गया है। ठीक है, अब अगला है वाइटल कैपेसिटी। ठीक, वाइटल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। फोर्स एक्सपिरेशन करने के बाद कितना हम हवा अंदर ब्रीथ कर पाते हैं, इसी को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, दिस इंक्लूड ERV, TV एंड IRV आर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड किया गया, क्या क्या? ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को ऐड करके ये बनाया गया है हम लोग का वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी देख लेते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या कर रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। फोर्स इंस्पिरेशन के बाद जो टोटल वॉल्यूम एयर में लिया जा सकता है, उसी को ये टोटल लंग कैपेसिटी कह रहा है। इसमें क्या ऐड किया गया? दिस इंक्लूड RV, ERV, TV एंड IRV, सबको ऐड कर दिया। रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया गया, या सिंपली इसको वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करके इसको बनाया गया है। ठीक है, ये रहा हम लोग का कैपेसिटी, कुछ वॉल्यूम क्या था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। यानी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कौन कौन से है? टोटल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है चार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बताया गया है। टाइडल वॉल्यूम, पहला टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चौथा है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चारों से मिला के कैपेसिटी बनाई गई है। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक, अब अगला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखते हैं कि एक्सचेंज गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे कि हम लोग एयर ब्रीथ कर रहे हैं, हवा एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तो कैसे ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है और ब्लड से कैसे टिश्यू या सेल्स को कैसे दिया जा रहा है, कैसे ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच रहे हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हमारे लंग्स में जो है, कहाँ पे प्राइमरी साइट कहाँ है जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है? तो एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस?
एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ हम लोग का गैसेज होता है वो तो एक लंग्स में तो ट्रांस वही लंग्स में तो एक्सचेंज हो ही रहा है। एल्विलाई और जो ब्लड कैपिलरी हैं इन लोगों के बिटवीन में एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन एक और एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। हम लोग के ब्लड और टिश्यू के बीच भी एक्सचेंज हो रहा है। मान लीजिए कि हम लोग एयर ब्रीथ किए, ठीक, और ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करा लिए लंग्स के थ्रू। अब हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है पैर में सबसे मतलब चलते फिरते हैं तो पैर में ज़रूरत पड़ती है, तो पैर के सेल्स को एनर्जी चाहिए। तो वहाँ पे जो है ब्लड जो है आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करते हुए लेके जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन दे देता है, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ रहता है सेलुलर रेस्पिरेशन से, वो सब वहाँ से पिक करके वापस कर लिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। O2 and CO2 are exchanged in this site simply by diffusion, mainly based on the pressure or concentration gradient। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन के तरह से एक्सचेंज हो रहा है। इसमें ये नहीं कि कोई एनर्जी लगा रही है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और कंसंट्रेशन से एक्सचेंज हो रहा है। Solubility of gases as the thickness of membrane involved in the diffusion are also important factors that affect the rate of diffusion। यानी कि solubility of gases as well as the thickness of membrane involved in diffusion are also important factor that affect the rate of diffusion। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है मेम्ब्रेन जितनी मान लीजिए कि मोटी है कि पतली है, जितनी पतली रहेगी उतना ईजिली डिफ्यूजन हो जाएगा। और गैसेस का सॉल्युबिलिटी मतलब कि कितना वो सॉल्युबल है, तो ये भी जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रेशर कंट्रीब्यूट एन इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए कि कंटेनर में गैस भरा हुआ है, कंटेनर में एक गैस भरा हुआ है, ठीक, और उसमें कई सारे गैसेस है। तो हर एक गैस का जो प्रेशर है, जो कंटेनर के वॉल पे दीवारों पे जो एग्जर्ट किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, उसी को पार्शियल उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है PO2 और PCO2 ऐसे करके उसको दिखाया जाता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the site of diffusion are given in 14.1 table 14.1 in figure 14.3। The data given that clearly indicate that concentration gradient of oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। ठीक है, यानी कि ये नीचे टेबल दिया गया है और एक डायग्राम दिया गया है जिससे ये पता चलता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है ऑक्सीजन का एल्विलाई के साइड पे और टिश्यू के साइड पे। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ये देख लीजिए हम लोग का, ये अभी इसको डायग्राम को समझेंगे। सिमिलरली अ gradient for pressure for carbon dioxide opposite direction from tissue to the blood to the alveoli। यानी कि सिंपली ये कह रहा है कि जो हम लोग का पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेलाई के साइड पे और टिश्यू सेल्स और टिश्यू के साइड पे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तब इस टेबल को समझ लेते हैं। ठीक, ये रेस्पिरेटरी गैस हो गया। ठीक, ऑक्सीजन और मेनली जो रेस्पिरेशन में ये दो ही गैसेस इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन्हीं दो के बारे में बताया गया है। एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर में है इतना है, और एल्वेलाई की साइड पे पार्शियल प्रेशर, देखिए पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्टिकुलर डिफ्यूजन ऑफ कंपेयर दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एल्वेलाई की साइड पे ये इतना है, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड में 40-45, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड में 95, 40 टिश्यू के लेवल पे 40 और 45, ठीक है। बेसिकली ये टेबल दिया है इसके बारे में कि पार्शियल प्रेशर जो है वो कहाँ कहाँ पे कितना कितना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिफ्यूजन कंपेयर्ड टू इन एटमॉस्फेयर, ठीक। आगे चलते हैं, ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का ये एल्वेलाई है, ये मान लीजिए कि एल्वेलाई बना दिया गया एक, ये एल्वेलाई है, एल्वेलर एयर, जब हम लोग हवा इंस्पायर करते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल एयर है उसमें जो है ऑक्सीजन का प्रेशर आप लोग देख रहे हैं 104 mmHg है, ठीक है। तो ये जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, तो ये जो ऑक्सीजन इन कर लिया गया, ऑक्सीजन हवा के साथ अंदर चला गया, और यहाँ पे ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके साथ डिफ्यूजन होकर ये ब्लड में चला गया, ठीक। ऐसे होते हुए ऑक्सीजन जो पूरे बॉडी में चला जाता है, पूरे बॉडी में जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे ये पल्मोनरी वेन और सिस्टमेटिक आर्टरी से होते हुए हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और ये टिश्यू के साइड पे ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया जाता है, ठीक। ऑक्सीजन टिश्यू को यहाँ पे दे दिया जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड को दे दिया गया, और यहाँ से सिस्टमिक वेन से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाता है, नहीं हार्ट, ये हार्ट है ना हम लोग का, यहाँ हार्ट के जाता है, उसके बाद यहाँ से फिर आउट वापस भेज दिया जाता है, यहाँ से फिर एयर रिलीज कर दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज आउट कर दिया जाता है, ठीक है। यही दिया हुआ है, आगे चलते हैं। As the solubility of the carbon dioxide is 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit different partial pressure much higher compared to that O2। मतलब कि यहाँ बता रहा है एज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन is made up of three major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance compared to the basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillary in between them। यानी कि ये कह रहा है डायग्राम में देखते हैं तो समझ में आएगा। जो हम लोग का जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर का बना हुआ है, नेमली मेनली 3 लेयर, मेजर 3 लेयर का बना हुआ है।
ठीक है। 3 लेयर का हम लोगों का जो बना हुआ है क्या, diffusion membrane. The diffusion membrane made up of 3 major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli. यानी alveoli का जो नेम है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई सेल, जो थ्री इसका लेयर बना हुआ है एक, एंड द एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक, membrane supporting the squamous epithelium basement membrane surrounding the single layer endothelium cells capillary in between them. ये जो डायग्राम में ये जो दिया है इसको है, ये जो हम लोग का एल्वेलाई हो गया, ये एल्वेलाई हो गया, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल 1 सेल थिक, यानी जो एल्वेलर की वॉल होती है, एल्वेलाई का वॉल होता है वह 1 सेल थिक होता है, सिर्फ एक सेल जितना पतला होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड वाला जो है, ये जो ब्लड उसके नीचे से ब्लड कैपिलरी हम लोग का गया है, जिसमें ब्लड कैपिलरी का ये एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरी है और ये बाहर वाला हो गया, ठीक है। ये एक लेयर हो गया, ये यही तीनों के बारे में बता रहा है। एक हो गया उसका एल्वेलाई का वॉल हो गया, एक एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरी हो गया, और बीच में बेसमेंट ये सब्सटेंस हो गया, ठीक। ये जो बीच में येलो येलो ये दिख रहा है ना, ये येलो येलो वही है बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। However, its total thickness is much less than a millimeter. 1 मिलीमीटर से भी ये कम पतली होती है ये लेयर। Therefore, all the factor in our body favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of carbon dioxide from tissue to alveoli, जो यही सब ये सब जो फैक्टर है ये डिसाइड करता है, ये सब फेवरेबल है किसके लिए, डिफ्यूज़न के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन का ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से एल्वेलाई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक। अब तक तो हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ मतलब कैसा प्रेशर है या कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, जैसे जैसा प्रेशर कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो ऐसे डिफ्यूजन हो रहा था। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक। यानी कि हम लोग का जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अबाउट 97% ऑफ O2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन द ब्लड, जो 97% ऑक्सीजन है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट इन थ्रू द प्लाज्मा, जो 3% बचा हुआ है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नियरली 20 to 25% of carbon dioxide is transported by the RBC, where the 70% is carried as the bicarbonate, यानी कि 20 से 25% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो RBC ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और एक लाइन और दिया, अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, यानी कि 7% जो है प्लाज्मा में प्लाज्मा के डिजॉल्व स्टेट यानी घुली अवस्था में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का, आज हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। आज हम लोगों ने समझा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म है, कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे एक्सपायर करते हैं, कौन सा उसमें मसल इन्वॉल्व होता है, कौन सा नहीं इन्वॉल्व होता है, क्या कौन सा इन्वॉल्व होता है तो इंटेरो पोस्टीरियर होता है, कौन सा इन्वॉल्व होता है तो
डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में हम लोग ने पढ़ा, ये पढ़ा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने पढ़ा, कैसे गैस एक्सचेंज हो रही है, क्या उसके लिए प्रेशर ग्रेडियंट या डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये तो था नहीं, मतलब सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद ये डायग्राम हम लोगों ने देखा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी यहाँ तक आके हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आज यहाँ तक पढ़े हम लोग। उसके बाद आगे अगले लेक्चर में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।